तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो तो अपने रफ्तार के लिए पहचाना जाता ही है, साथ ही साथ उसे मार गिराने के लिए कम से कम 4000 मिसाइल उसके तरफ दागा भी गया, लेकिन कोई भी मिसाइल इस एयरक्राफ्ट को हिट ना कर सका। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये है अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ SR-71 ब्लैक जैक। और आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि SR-71 ब्लैक जैक के ऊपर कौन कौन सा 4000 मिसाइल दागा गया था और कौन सा देश इस एयरक्राफ्ट को मार गिराने का प्रयास किया, लेकिन कैसे ये एयरक्राफ्ट अपने आप को बचाने में सक्षम रहा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अमेरिका की तरफ से निर्माण किया हुआ SR-71 ब्लैक जैक एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बिना किसी खरोच के ही दुश्मन की एयर डिफेंस के अंदर घुस के जानकारी को हासिल कर सकता था। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट को जब अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया गया तब पूरा लाइफ टाइम में इन एयरक्राफ्टों के ऊपर दुश्मनों ने 4000 से भी अधिक मिसाइलों को फायर किया, पर इनमें से एक भी सरफेस टू एयर मिसाइल ना SR-71 को एक खरोच पहुंचा सका और ना ही इन मिसाइलों के वजह से कोई एयरक्राफ्ट कभी डैमेज हुआ या तबाह हुआ। एग्जाम्पल के रूप में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइलों को ही ले ले। ये मिसाइल वैसे तो SR-71 एयरक्राफ्टों की तुलना में अधिक रफ्तार वाला मिसाइल है, मतलब जहाँ पे SR-71 का अधिकतम रफ्तार करीबन माक 3.2 है तो वहीं पे इन मिसाइलों का अधिकतम रफ्तार माक 3.5 है। लेकिन इन मिसाइलों को एयरक्राफ्टों को ट्रैक करने और उसके बाद इसे आइडेंटिफाई करने, फिर मिसाइलों को लॉक करके फायर करने के लिए जितना समय का आवश्यकता होता था उस समय के अंदर ये एयरक्राफ्ट कई माइल के डिस्टेंस को कवर कर चुका होता। दोस्तों ये जो SR-71 एयरक्राफ्ट है ये करीबन 6 सेकंड में 4 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस को कवर करने में सक्षम है। और दोस्तों खाली SR-71 का रफ्तार ही इन सरफेस टू एयर मिसाइलों को नाकाम नहीं बनाता था, बल्कि इसके अलावा भी SR-71 एयरक्राफ्टों के पास कई सारे ऐसे फीचर्स है जो SR-71 एयरक्राफ्टों को किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल को नाकाम करने का काबिल बनाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो SR-71 कोल्ड वॉर के दरमियान सोवियत यूनियन के SA-2 गाइडेड मिसाइल सिस्टमों को एक तरीके से आउट परफॉर्म कर दिया था, पर यह काबिलियत इससे पहले के स्पाई प्लेन US-2 के पास नहीं था। सोवियत यूनियन के द्वारा 1960 में SA-2 मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका के एक US-2 को, जबकि 1962 में क्यूबा के ऊपर एक US-2 एयरक्राफ्ट को तबाह किया था। पर SR-71 एयरक्राफ्ट 90,000 फीट के ऊंचाई में उड़ता था, जिस वजह से कभी भी SA-2 मिसाइल इन एयरक्राफ्टों के ऊंचाई तक पहुंच ही ना सका। इवन दोस्तों इसके अलावा SR-71 एयरक्राफ्टों में एक अव्वल दर्जे का काउंटर मेजर और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो ऐसे मिसाइलों के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ खतरे के बारे में पायलट को आगाह भी करता है। दोस्तों वैसे तो रिपोर्टों में बताया जाता है कि SR-71 एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए दुश्मन के द्वारा 4000 से भी अधिक सरफेस टू एयर मिसाइलों को फायर किया गया, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली इनमें से किसी घटना को रिकॉग्नाइज किया गया है तो वो ओनली घटना है 1981 में नॉर्थ कोरिया के ऊपर SR-71 के फ्लाई करना। बेसिकली SR-71 इतना हाईली सीक्रेट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट है कि इसके किसी भी इंसिडेंट के बारे में अमेरिका के द्वारा पब्लिकली कभी कोई जानकारी नहीं दिया गया। SR-71 के 1981 के घटना असल में ऐसा था कि एक SR-71 जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर से फ्लाई करते हुए रिकॉग्निशन मिशन को अंजाम दे रहा था, तब नॉर्थ कोरिया के द्वारा 2 SA-2 मिसाइलों को लॉन्च किया गया। बेसिकली SA-2 मिसाइल सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इस दरमियान एयरक्राफ्ट के जो ROS मतलब रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफिसर थे उनके डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लाइट ऑफ होना शुरू हुआ। मतलब एयरक्राफ्ट ने पहले ही दिखा दिया कि एयरक्राफ्ट के तरफ कोई मिसाइल आ रहा है, लेकिन पायलट के कुछ करने से पहले ही एयरक्राफ्ट के जो डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है उसने अपना काम कर चुका और सक्सेसफुली सरफेस टू एयर मिसाइल को भ्रमित कर दिया। इस तरीके के डिफेंसिव काउंटर मेजर सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइलों को आसानी से भ्रमित करके एयरक्राफ्ट को बिना किसी नुकसान के दुश्मन के क्षेत्र से वापस लाने में सक्षम था। दोस्तों वैसे तो 1981 की इस घटना के अलावा कोई भी और ऐसा घटना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कभी नहीं किया गया, लेकिन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि वियतनाम की लड़ाई के दरमियान भी ऐसा घटना घट चुका है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1968 में नॉर्थ वियतनाम की हनोई और हाइफांग के ऊपर जब SR-71 एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था तो उस दरमियान भी एयरक्राफ्ट के डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम के लगभग 3 अलग अलग सिग्नल्स जलने लगा था। इस दरमियान ये 3 सिग्नल असल में एयरक्राफ्ट को रडार के द्वारा ट्रैक करना, एयरक्राफ्ट को लॉक करना और एयरक्राफ्ट की तरफ दागा गया मिसाइल का सिग्नल्स था। और दोस्तों इस बार भी एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम ने बाखूबी काम किया और इनमें से 2 खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, पर तीसरा एक मिसाइल एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता रहा और करीबन 1 मिनट तक काफी टेंस सिचुएशन में थे कि इस दरमियान एयरक्राफ्ट को यह मिसाइल हिट करेगा कि नहीं। पायलट को 1 मिनट का ही इंतजार करना पड़ा, क्योंकि पायलट को पता था कि SA-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल केवल 58
58 सेकंड का ही उड़ान भर सकता है। और दोस्तों इस बार भी एयरक्राफ्ट बिना किसी नुकसान के अपने मिशन को संपूर्ण करके वापस भी आ गया। दोस्तों केवल खाली ये घटना ही रिपोर्ट नहीं हुआ है, बल्कि कुछ जगहों में ये भी दावा किया जाता है कि ऐसा ही एक सिमिलर घटना 80s के दरमियान स्वीडन के एयर स्पेस में हुआ था। और दोस्तों ये घटना काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें स्वीडन इन्वॉल्व है, जो अमेरिका का शत्रु नहीं। इवन स्वीडन के ऊपर भी ये एयरक्राफ्ट कोई जासूसी भी नहीं कर रहा था। असल में इस दरमियान स्वीडन के साफ विगन एयरक्राफ्ट ने ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट को मिसाइल लॉक भी किया था, और इस दरमियान एयरक्राफ्ट विजुअल कांटेक्ट में भी आया था। बेसिकली ये घटना तब घटा जब एक SR-71 एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना था। ब्लैकबर्ड असल में बाल्टिक सी के काफी नजदीक से उड़ान भर रहा था, और ये स्वीडन के एयर स्पेस के काफी नजदीक भी था। और ऐसे उड़ान के दरमियान कई बार स्वीडन के एयरफोर्स के रडार में इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट किया जाता था। बेसिकली 1986 में एक बार ऐसा हुआ कि स्वीडन के रडार ने ऐसे ही एक अनएक्सपेक्टेड एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया, और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए स्वीडिश एयरफोर्स के द्वारा साफ विगन एयरक्राफ्टों को भेजा गया। बेसिकली ऐसे घटनाओं में स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत एयरक्राफ्टों को सामने की तरफ से भेजा जाता है, और इस दरमियान स्वीडन के इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट को रडार लॉक भी किया गया। और खुशकिस्मती तो यह था कि पायलट ने एन वक्त पे एयरक्राफ्ट को पहचानने में सक्षम रहे और अपने मिशन को रद्द कर दिए। और इसके एक साल के बाद ऐसा सेम घटना तब फिर से घटा जब एक डैमेज SR-71 एयरक्राफ्ट स्वीडिश एयरफोर्स के अंदर से गुजर रहा था। इस बार भी साफ विगन एयरक्राफ्टों को ही SR-71 को ट्रैक करने के लिए भेजा गया, और एयरक्राफ्ट के पायलट ने देखा कि एक SR-71 एयरक्राफ्ट के इंजन से धुआं निकल रहा है, और ये एयरक्राफ्ट स्वीडिश एयरफोर्स के क्षेत्र के काफी नजदीक से उड़ान भरते हुए जा रहा है। स्वीडिश एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के द्वारा फिर से इस एयरक्राफ्ट को स्क्वाड करते हुए सेफली लैंड करने तक मदद किया गया। बेसिकली माना जाता है कि ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट इतने बार मिसाइलों के रेंज में आने के बावजूद और इतने सारे मिसाइलों को ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट की तरफ दागने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों का बच पाने का पीछे जो कारण है, उनमें सबसे प्रमुख है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले काउंटर मेजर सिस्टम और एयरक्राफ्ट के स्किल पायलट। माना जाता है कि अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे एक्सपीरियंस और सबसे बेहतरीन पायलटों को ही ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्टों को उड़ाने का मौका मिलता था, जबकि कई जगहों में लक को भी एक फैक्टर माना जाता है, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट कई बार बच गया। दोस्तों SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे बेसिकली लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया था। एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान 22 दिसंबर 1964 में भरा, जबकि इसे 1966 में अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया। एयरक्राफ्ट 1998 तक अमेरिकी एयरफोर्स और 1999 तक नासा में सर्विस में था। फिलहाल इन सभी एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर दिया गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इतना खास एयरक्राफ्ट था कि एयरक्राफ्ट के लाइफ टाइम के मध्य के बाद ही पब्लिक को पता चला कि ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है। कुल मिला के 32 ऐसे एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एयरफोर्स और नासा के लिए निर्माण किया गया था। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसके पास कई तरीके के रिकॉर्ड है, जिनमें सबसे तेज रफ्तार में उड़ान भरने का जो क्षमता है इसका मुकाबला अब तक कोई एयरक्राफ्ट नहीं कर सका। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे 2 क्रू मेंबर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिनमें एक पायलट और एक रिकॉनेसेंस सिस्टम ऑफिसर होते हैं। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट था, जिसका लंबाई 32.74 मीटर मतलब 107 फीट 5 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 16.94 मीटर मतलब 55 फीट 7 इंच है। इसका हाइट 5.64 मीटर मतलब 18 फीट 6 इंच है, जबकि इसके व्हील ट्रैक करीबन 5 मीटर मतलब 16 फीट 8 इंच के आसपास है। व्हील बेस भी करीबन 12 मीटर मतलब 37 फीट 10 इंच है, और इसके विंग एरिया 170 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 1800 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के अगर वजन को देखा जाए तो इसके एम्प्टी वेट करीबन 30,617 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 68,946 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 78,018 किलोग्राम है, जबकि इसके फ्यूल कैपेसिटी करीब 46,255 लीटर है। एयरक्राफ्ट में 2 प्रीटी विटनी J58 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ओवरऑल आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 110 किलो न्यूटन है, जबकि बाद में इसमें कई तरीके के परिवर्तन किया गया और पहले तो JT11D20J इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 144.57 किलो न्यूटन है, जबकि इसके अलावा कई एयरक्राफ्टों के मॉडल में JT11D20K इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 151.24 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्ट की अगर रफ्तार को देखा जाए तो ये मैक्सिमम मार्क 3.32 मतलब 3540 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, वो भी 80,000 फीट मतलब करीब 24 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जबकि इसके रेंज को अगर देखा जाए तो ये करीब 5230 किलोमीटर के दूरी तक उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के नॉर्मल सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 85,000 फीट मतलब 26 किलोमीटर के आसपास है, जबकि कई जगहों में बताया जाता है कि ये सर्विस सीलिंग 90,000 फीट तक है। दोस्तों एविएशन के रूप में इसमें कई तरीके के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है, और रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये एडिशनल 1588 किलोग्राम के इक्विपमेंट को कैरी करने का क्षमता रखता है।
है, जिनमें 910 से 1220 मिलीमीटर के कैमरा, सिग्नल्स और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।